नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस समय दिल्ली के आसपास किसानों की भीड़ है और बहुत बड़ी भीड़ है और पुलिस के साथ तनाव इतना है कि कहीं लाठीचार्ज, गोली न चल जाए। पर अभी-अभी पता चला है कि उन्हें बुराड़ी के मैदान में आने की इजाज़त दे दी गई है। होना तो ये चाहिए चाहिए था कि हम अभी किसानों के ऊपर बात करते, पर किसानों से जैसा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो बिहार चुनाव के नतीजों से और वहाँ के प्रचार से निकला है, जिसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं, एसएन विनोद जी, ज़िया रिज़वी जी और अमरीश कुमार जी। विषय आज का जो मेरे दिमाग में है, जिसके लिए मैंने आप लोगों को तकलीफ दी आने के लिए, कि बिहार चुनाव ये बता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश मूलभूत सवालों को भूल कर देश के एक सांप्रदायिक रास्ते पे चल गया हो, या कितने भी प्रतिशत हम कहें लोग सांप्रदायिकता को ही इस देश की मूल समस्या मान बैठे हों और भूख, बेरोजगारी, रोटी, किसान, ये सारी समस्याएं उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखती हों। तो इस सवाल के ऊपर हम आपस में बातचीत करेंगे और ये मैं निवेदन करूं आप सबसे कि जिसको जब लगे कि इंटरफेयर करना है तब इंटरफेयर कीजिए आपस में। ये हमारी बातचीत है, एक दूसरे के साथ इंटरव्यू नहीं है। मैं विनोद जी से शुरू करता हूँ। विनोद जी बिहार को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बिहार के ही बिहार में उन्होंने बहुत ज्यादा पत्रकारिता की है। विनोद जी, आपको क्या लगता है कि ये मेरा जो सोचना है या जो बहुत सारे लोगों का मानना है कि देश सांप्रदायिकता के रास्ते पे चल पड़ा है बजाय मूलभूत समस्याओं से लड़ने के रास्ते पर चलने के? नहीं, आपका सोचना बिल्कुल सही है। और जब मैं बिहार को सामने रखता हूँ, पूरा बिहार सामने रहता है, बल्कि जो अविभाजित बिहार था वो भी नक्शा मेरे सामने है। अब जो खतरा है जो आपने बताया, मैं भी देख रहा हूँ और इसे लेकर बड़ा चिंतित भी हूँ कि बिहार में हो क्या रहा है और बिहार के माध्यम से पूरे देश में क्या फैलेगा। देखिए, 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद से लेकर जो उनका राज रहा, उन्होंने कई कारण थे जिसके पूरे बिहार के समाज को जातीयता के आधार पर बांट दिया, विभाजित कर दिया। ये मैं अविभाजित बिहार की बात कर रहा हूं, पूरे बिहार को बांट दिया था। और उसमें जो सबसे दिलचस्प है, मैं उदाहरण देना चाहूंगा। 1990 में जब लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उनकी अपने पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और वाम दलों के साथ मिलजुल कर जो सरकार उन्होंने बनाई थी। और उन दिनों यह कहा था कि सरकार कितने दिन चलेगी, लेकिन उन्होंने सरकार को चलाया। और उस बीच में उनके गॉड फादर थे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो सीधे बोला करते थे कि राजा साहब कहूं, जब मंडल आयोग आया और जब पूरे देश में उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, तो वीपी सिंह ने उनको कहा, लालू को बोला था कि इसके समर्थन में तुम आंदोलन शुरू करो। यहां से लालू यादव का जो अगर पतन कह लीजिए या बिहार का दुर्भाग्य, यहां से शुरुआत हुई। वो राजा साहब का आदेश मानकर लालू यादव ने पूरे बिहार को जातीयता के आधार पर विभाजित कर डाला, मर्सीलेसली, बिल्कुल। लेकिन नतीजा क्या हुआ है, यह हमारे लोकतंत्र की एक विडंबना के रूप में मैं बता रहा हूं। जो मैंने बताया, 1990 में उनके साथ बहुमत नहीं था, और जब उन्होंने बीच में मंडल आयोग का जब आया, उन्होंने समाज को बंटवारा कर डाला। 1995 के चुनाव में लालू यादव को पूर्ण बहुमत मिल गया, तो उनके लिए वो विनिंग फार्मूला हो गया। वो क्यों हटेंगे? एक औपचारिक बातचीत में उन्होंने मुझसे भी स्वीकार किया था। उन्होंने जब मैंने कहा कि भाई थोड़ा बिहार की छवि और विकास का काम होना चाहिए, तो उसका पार्श्व था। एक बार मैं दिल्ली से पटना लौट रहा था, एक बड़े विनोद जी, वरिष्ठ। विनोद जी, विनोद जी। विनोद जी, विनोद जी, मैं आपको टोकता हूँ, इसलिए टोक रहा हूँ क्योंकि हाँ, अगर ये जाति वाला सवाल एक अलग तरह का सवाल है। मैंने सवाल ये किया कि बिहार के चुनाव ये संदेह पैदा कर रहे हैं कि देश में सांप्रदायिकता एक मुख्य विचारधारा बन गई है। क्या सचमुच बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, है? मैं उसी और पर। क्या नहीं, क्योंकि हाँ, मैं इसलिए कह रहा था कि विषय के ऊपर अगर आप मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, पर विषय के ऊपर रहेंगे तो बातचीत ज्यादा सही संदर्भ में हो पाएगी।
बिल्कुल वही मैंने जो कहा कि जो मेरा जो भय है, मैं इसलिए उसे उदाहरण दे रहा था कि 90 के दशक के बाद से जो बिहार को बिल्कुल जातीयता के आधार पर विभाजित कर डाला गया, अब स्थिति ये बनी है इस चुनाव के बाद, और चुनाव में जो देखा गया, और जिस तरह से मंसूबे पाले गए, खतरा यह है, भय यह है कि कहीं अब उस जातीयता की जगह सांप्रदायिकता के आधार पर पूरे बिहार का बंटवारा न हो जाए, जिसकी कोशिश की जा रही है, और वहां से होते हुए पूरे देश में फैलेगा। और ये तो आप भी स्वीकार करेंगे कि एक हाल के दिनों में, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह जो सांप्रदायिक ताकतें सामने आई हैं, बढ़ी हैं, तो यह खतरा सामने पैदा हो गया। और बिहार के मामले में दोहरा दो कि भय यह है कि वो जातीयता की जगह बिहार को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने का कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा गया है, और एक प्रयोग के रूप में बिहार एक प्रयोग, मैं समझता हूं कि एक प्रयोग वहां से किया जा रहा है, और ये जो है इसकी आंच धीरे धीरे पूरे देश में नजर आएगी। जिस तरह से चुनाव के परिणाम जो जी, चुनाव परिणाम आप हम देख लें। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ बोल रहे हैं मैं सर? मैं मैं विनोद जी, इसके पहले की चुनाव परिणामों के को हम एनालाइज करें, क्योंकि ये पूरे देश का सवाल है। हमारे साथ जी अमरीश जी हैं। अमरीश जी जनसत्ता के विशेष संवाददाता रहे हैं और बहुत दिनों तक इन्होंने यूपी को कवर किया है। और अमरीश जी उस जगह पर हैं जहां सांप्रदायिकता को रिप्रेजेंट करने वाले एक व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं, जो अपनी किसी भी भाषण में, किसी भी मौके को छोड़ते नहीं हैं अपने प्रदेश को सांप्रदायिकता में उलझाने के लिए। और उनको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक सांप्रदायिकता का चेहरा बना करके इस्तेमाल कर रही है। मुझे नहीं पता, मैं इसके ऊपर टिप्पणी चाहूंगा अमरीश जी की, कि उत्तर प्रदेश से जो जो बिहार में से नतीजे निकल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वो पहले से दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सारे देश में ये धारा तेजी से चलेगी, कहीं रुकेगी, किसी को समझ में आएगा, या लोग इस आंधी में उड़ते चले जाएंगे? देखिए, बिहार की जहां तक बात है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आंधी में उड़ते हुए नजर आएंगे। हाँ, सांप्रदायिकता का खतरा बढ़ा है, लेकिन आप देखिए गैर भाजपा दल जितने हैं उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। और पहली बार इस चुनाव में हुआ, सीपीआई-एमएल जैसी पार्टी जो 12 सीटों के आसपास जीत के आई, लेफ्ट के बड़े हिस्से में जीत हुई है, तो ये सिर्फ इसीलिए हुआ कि वो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक मजबूत गठजोड़ भी सामने खड़ा था। और 10-15 सीटों को हम देखें, 10-15 सीटें जो कि 10 वोट से लेकर के 400-500 वोट के मार्जिन पे हराई गई, जो कि माना जाता है कि प्रशासन चाहे तो ये हो सकता है, ऐसी आशंका है। तो वरना ये मुकाबला बराबरी का था। और मुद्दा आप बड़े ध्यान से देखें तो आर्थिक मुद्दों पे लड़ाई हुई वहां पे। इसलिए सांप्रदायिकता वाला सवाल खड़ा करने की कोशिश तो हुई भाजपा की, लेकिन उस तरीके से वो दिखी नहीं। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, हमें अभी भी लगता है पिछला चुनाव, 14 का चुनाव और उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव, उसमें उनको जीत मिली, तो उसकी वजह यह थी कि मोदी का एक असर था अपना। लेकिन बिहार का चुनाव देखें, जो अभी विनोद जी एक बात कह रहे थे जिससे मैं असहमत हूं, कि लालू यादव के आने के बाद जातिवाद बढ़ा। लालू यादव से पहले जातिवाद बिहार में नहीं था, ये कोई मानने को तैयार नहीं होगा। मंडल का जो मामला था वो पिछड़ी जातियों को ताकत देने का था, उसमें लालू मुलायम की एक बड़ी भूमिका थी। और वीपी सिंह को आज भी इसलिए याद किया जाता है, इसलिए उसको इससे नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, उस समय भी ये हुआ कि सांप्रदायिक ताकतों को मोर्चा लेने के लिए भी ये कहा जाता है कि ये इशू उठा था। और मंडल के बाद सांप्रदायिक ताकतें एक तरीके से किनारे हाशिए पे चली गई थी। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, ये ठीक है कि रोज हमारे यहाँ जो सरकार है, जो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, जो मुद्दे उठा के ला रही, मंदिर के मुद्दे पे अब वोट उस तरीके से नहीं मिलेगा। लव जिहाद का मुद्दा सामने है, जिसको आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान इधर से होता हुआ अब यहाँ पे उठा दिया गया है। और हमें लग रहा है कि इसको लेकर के चिंता काफी ज्यादा है लोगों के बीच में, पर वैसा उभार अब नहीं दिख रहा है जो 2014 2019 का था। इसलिए ये कहना कि सांप्रदायिकता की लहर आएगी, ये मैं नहीं मानता हूं। किसान आंदोलन का आपने जिक्र किया, किसान आंदोलन आज सिर्फ पंजाब और हरियाणा का ही नहीं है, पूरे आधे से ज्यादा बड़े हिस्से में फैल चुका है। इसलिए मेरी राय थोड़ी सी इस मामले में अलग है। सांप्रदायिकता का खतरा है, पर उसके मुकाबले लोग भी खड़े हो रहे हैं, ये मेरा बात। जिया रिजवी साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप
दिल्ली में रह कर के और आपने जिन अखबारों के साथ काम किया वो मूलतः देश के बुनियादी सवालों को उठाने वाले अखबार रहे हैं और आपने उसमें काफी लिखा है। आपने दोनों मित्रों की बातचीत सुनी। आपका क्या आकलन है कि देश अ, अमरीश का कहना है कि आर्थिक सवाल अगर उठेंगे तो सांप्रदायिकता का सवाल पीछे जाएगा। क्या आपको लगता है? जी साहब, मैं अमरीश कुमार जी की बात से सहमत हूँ, थोड़ा सा बोला था, इसलिए कि जहाँ तक कम्युनल अप्रोच या उसका सवाल है, वो कहीं दिखती नहीं है अभी। अभी देखिए, वो इंडियन सोसाइटी इतनी रेजिलियंट है ये कि चलेगा नहीं। अगर ये चलता होता तो फिर कौ स्लॉटर इशू न खड़ा होता बिहार में। कौ गाय माता असुरक्षा, फिर वो ओवैसी साहब को लाना, ये लाना मतलब कि इनका मुद्दा जो है कम्युनलिज्म को लाने का, वो फेल कर रहा है। तो दे आर लुकिंग फॉर अनदर आस्पेक्ट। वो इंडियन सोसाइटी अभी तक बहुत कम्पैक्ट है। इतने साल हो गए, लेकिन सोसाइटी के अंदर अभी इतनी रेजिलियंट है, इतनी वो चल रही है, इसमें ज़्यादा असर आ नहीं रहा है। आपको जितना कर दिया आप थोड़ा तो इलेक्शन कम्युनल हो गया। इलेक्शन लेवल तक कम्युनल है सोसाइटी उसके बाद नहीं। आप कहीं भी आप देख लीजिए, इस तरह का पैरामीटर डेवलप नहीं कर, अब नहीं हो पाए जितनी कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखिए, लव जिहाद में मुद्दा खड़ा किया गया। अभी लव जिहाद में ऑर्डिनेंस आ रहा है, क्यों आ रही है? जैसे कि इसके बाद मुद्दा रह नहीं गया। कम्युनल करोगे कैसे? सोसाइटी कम्युनल हो नहीं पा रही है। तो वो हो ये रहा कि सोसाइटी को कम्युनल करने के लिए इलेक्शन को ये इलेक्शन कम्युनल कर रही है। इलेक्शन तक लेवल पर आता है कम्युनल डेवलपमेंट। मुद्दा रहेगा, मुद्दा रहेगा भी। लेकिन वो जो आते हैं तो फिर असदुद्दीन ओवैसी भी आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, ओवैसी को भी लिया जाएगा। कम्युनल ऐसे तो खड़ोगी नहीं, दे नीड समबडी टू उसको प्रॉप अप करने के लिए। यही चीज दिखेगी बिहार में। कोई कम्युनल अप्रोच ऐसी नहीं थी जैसे दिखनी चाहिए थी, जैसे ये चाह रहे हैं वैसे हो नहीं पा रहा। मतलब जहाज शुरू हो गया है, इस तरह के मुद्दे खड़े होंगे। इंडियन सोसाइटी खुद भी इतनी ज्यादा स्ट्रांगली सेकुलर है ये। इसको हिंदू कम्युनिटी, आई विल ऑलवेज मेंटेन दैट हिंदू कम्युनिटी इज बेसिकली वेरी सेकुलर। वो उसको आप कर नहीं सकते, वो चेंज नहीं हो पाएगी आप जितना कर डालेंगे। जितनी सोसाइटी अंग्रेज नहीं कर पाए तो ये क्या, अंग्रेज आकर नहीं कर पाए तो ये क्या कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएगा। ये सोसाइटी फिर वापस आ जाएगी। आज भी आप देखिए, अभी मैं बनारस गया था, अभी मैं अपने गाँव गया हूँ, रामलीला हो रही है, आप जाके हिंदू मुसलमान साथ अटेंड कर रहे हैं। जितनी म्यूजिक एक्सपेरिमेंट हो रही है साथ में दे रहा है। तो ये आपकी सोसाइटी अजीब लेवल पे चलती इंडिया की। तो आई एग्री विद मिस्टर अमरीश कुमार कि ये इलेक्शन तक तो ये रह सकता है थोड़ा सा, लेकिन सोसाइटी बाय एंड आज ये कम्युनिज्म नहीं, आज नहीं तो कल खत्म हो गए। लेकिन इंडियन सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती वैसे। ठीक है जिया भाई। हिंदू बताते खुद बहुत सेकुलर हो गई है। आप 99 जिया को भाई, लगेगा सब है। आज भी देखिए हमारी होती है, बंदर आदमी आ जाएंगे, वो वेरिटेबल चेंज दिख नहीं रहा है। इलेक्शन में आता है तो मुद्दे खड़े होंगे, आप भी खड़े करेंगे। इनका तो ये हिस्ट्री चली आ रही है, ये मुद्दे खड़े करेंगे तभी आपको सब मिल जाएंगे, वैसे ही मिल जाएंगे। एक कि मुद्दा खड़ा होता है कम्युनिज्म को, तो फिर वो वैसी जरूरत नहीं पड़ती इनको, या लव जिहाद की जरूरत पड़ती है, या और जो मुद्दे खड़े। हर इलेक्शन के पहले आपको एक मुद्दा कम्युनिज्म में खड़ा हो जाएगा, काउ स्लॉटर खड़ा हो जाएगा, कोई नहीं खड़ा हो जाएगा, ठीक है, अलग कर ठीक दो। है तो जिया भाई, सोसाइटी अलग हो जिया नहीं भाई, पा रही है। तो ये जिया तो भाई, करिए, ये बिक नहीं रहा है जी। ठीक है जिया भाई। तो आपकी राय जी हम लोगों के सामने आई। अब मैं अरविंद कुमार सिंह को लाना चाहता हूं, जो राज्यसभा टीवी के मुख्य संवाददाता थे। और अरविंद जी अभी शायद गांव की तरफ ही हैं। अरविंद, आपने सबकी बातचीत देखी और तीनों की बातचीत में थोड़ा थोड़ा मतभेद है। जिया भाई का जी कहना है कि ये सोसाइटी सांप्रदायिक नहीं हो सकती, बस इलेक्शन सांप्रदायिक हो सकता है। लेकिन इलेक्शन सांप्रदायिक होने का रिजल्ट किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में मतों का बढ़ना भी हो जाता है, तो उससे सत्ता के ऊपर फर्क पड़ता है। आपकी इसमें इस मसले में क्या राय है? या अभी आप जहां गांव के इलाके में हैं, उन लोगों का इस मसले पर क्या, आपको क्या लगा कि क्या लोग धीरे धीरे सांप्रदायिकता को ही मुख्य समस्या मानने लगे हैं और बाकी समस्याओं को छोड़ करके उसकी तरफ बढ़ने लगे हैं, या वो सेकुलरिज्म की तरफ है, या सेकुलरिज्म और सांप्रदायिकता दोनों के अलावा किसी तीसरी तरफ जा रहे हैं? ऐसा सर, जब गांव की अगर बात करेंगे तो हमारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव है, आप जानते हैं कि
मेरा तो घर भी जो है अयोध्या से बहुत पास में है। तो हमारे यहाँ तो कभी इस तरह की कोई ऐसी फीलिंग नहीं रही, बचपन से ही हमने देखा कि इस तरह की कोई फीलिंग नहीं रही। राम मंदिर का एक मुद्दा जब आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, लोगों का ये मानना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने से हो रहा है, ना कि किसी सरकार या कुछ लोगों के कहने पे ऐसा हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक जो मानसिकता है, खास तौर पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच भी यही लगभग बात आई है। लेकिन बिहार के चुनाव में एक बड़ी विचित्र स्थिति मैंने देखी कि लोग आमतौर पर, ग्रामीण लोग ये आमतौर पर मान के चल रहे थे कि ये चुनाव जो है ये एनडीए के खिलाफ जा रहा है, और लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान बैठे थे। और जो चौपालों पर चर्चाएं होती थी, ये होती थी कि साहब बेरोजगारी पहली बार बहुत अच्छे से मुद्दा बना है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मैं देख रहा था कि ये चुनाव विकास को केंद्र में रख के तो शुरू हुआ, और जैसे ही मामला बेरोजगारी जो कि एक मुख्य मुद्दे के रूप में आई, उसके बाद धीरे धीरे करके जो लोग इसमें शामिल हुए उन्होंने इसको सांप्रदायिक बनाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। और जो बीजेपी की ओर से कैंपेन हुआ, जो मैं आकलन कर पा रहा हूं, ये कि उनका पहला लक्ष्य था कि कांग्रेस जिसको 70 सीटों पर लड़ रही थी उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। तो अगर आप ये देखेंगे, जैसे राहुल गांधी के एक बयान का कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कैंपस खोला जाए बिहार में, तो अब आप बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भारत सरकार पैसा देती है, और उसका अगर कोई कैंपस बिहार में खुल जाता है, अगर कोई हाई कोर्ट की खंडपीठ कहीं खुल जाती है, तो उसको कोई कम्युनल नजरिए से लेने की उतनी जरूरत नहीं थी। लेकिन आपने देखा होगा कि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया, ऐसा बना दिया गया जैसे इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की कोई ब्रांच जो है वो बिहार में किशनगंज में खोली जा रही हो। तो कुल मिलाकर के आप ये देखेंगे कि राम मंदिर से लेकर के 370 और हर जगह सारी बुराइयों की जड़ को कांग्रेस को बनाने का, और जिस तरीके से पोलराइज, तो आपने ये देखा होगा जो कांग्रेस को नुकसान हुआ है। आप देखिए, अगर सीपीआई एमएल इतने ज्यादा इस गठबंधन के साथ रह करके इतने फायदे में रही, तो कांग्रेस इतने नुकसान में क्यों रही? तो मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन है जिसमें एक डेंट लगा कांग्रेस के खराब परफॉर्मेंस को लेकर के, तो उन इलाकों में खास तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि उन इलाकों में खास तौर पर सांप्रदायिकता के मुद्दे को काफी तूल दिया गया, और उसका राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। और ये इसमें केवल और केवल ये कहा जाए कि बीजेपी या संघ परिवार के लोग शामिल थे, ऐसा नहीं है। इसमें ओवैसी की पार्टी भी लगभग बराबर जो है जिम्मेदार रही। तो क्योंकि आप ये देखिए कि योगी जी भी चूंकि काफी लंबे समय तक जो है वहां बिहार के चुनाव में मुख्य प्रचार में रहे, और यहाँ भी अमरीश जी जो कह रहे थे वो बात से एक हद तक सहमत हूँ। लेकिन योगी को जब बिहार का इलेक्शन आया है तो बाकायदा यहाँ प्रचारित किया गया काफी कि साहब योगी के नाते बिहार में बीजेपी को काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिला है। और चूंकि 7 जो उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें भी 6 में बीजेपी जीती है। तो ये सारा जो मतलब कुल मिलाकर के उसका फायदा भी लेने के लिए उत्तर प्रदेश में पूरी कोशिश की गई है कि साहब योगी जी, राम मंदिर का मुद्दा, क्योंकि आपने देखा होगा कि दिवाली में बड़ा भव्य आयोजन हुआ फिर, और अयोध्या पर भारत सरकार और राज्य सरकार सबका बहुत ज्यादा ध्यान है, बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च हो रहे हैं। आने वाला जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसमें भी अयोध्या केंद्र बिंदु रहेगा। तो कुल मिलाकर के अपने अपने तरीके से इसको, और मुझे लगता है कि ये सांप्रदायिकता का एक मुद्दा ऐसा था जिसमें आरजेडी को तो वो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस को जरूर नुकसान हुआ, ऐसा मैं आकलन करता हूं सर, ऐसा मेरा मानना है जी। अब मैं विनोद जी को बीच में इसलिए लाना चाहता हूं कि विनोद जी ने जो आकलन किया, जिया रिजवी उसके बिल्कुल खिलाफ गए, और अम्बरीश भी लगभग खिलाफ गए। और एक चीज मेरी समझ में नहीं आती जो मैं जिया से पूछूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि बाकी समय तो आप सेकुलर रहें और चुनाव में आप सांप्रदायिक हो जाएं, और फिर सत्ता को आप इस उस रास्ते पर न ले जाएं जो सांप्रदायिकता का रास्ता है। और फिर उसके लिए तो वो सारे सवाल हैं जिसका अरविंद ने जिक्र किया। तो विनोद जी, आपको क्या लगता है कि जो जिस तरह इलेक्शन का जिक्र बिहार का और यूपी का जिक्र अरविंद जी ने किया, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, पहले मैं बता दूं, अरविंद जी और रिजवी साहब दोनों ने कोई मेरे खिलाफ नहीं बोला या उनकी बात से मैं सहमत हूं। क्योंकि देखिए, वहां आप समझ लीजिए, बिहार का जो पृष्ठभूमि बिहार की जो है, पहले उसको जानना आपको बहुत जरूरी है। बिहार थोड़ा पृथक प्रदेश है ना।
मैंने जैसे कहा कि आप सालों भर विकास की चर्चा कीजिए, रोजगार की चर्चा कीजिए, सारी चर्चा कीजिए, जब संतोष जी जब चुनाव का समय आता है तो कुछ प्रतिशत छोड़ दीजिए, मामूली कुछ प्रतिशत, क्या शिक्षित, क्या अशिक्षित, क्या रोजगार, क्या बेरोजगार, सभी जातीयता के आधार पर वोट देने चले जाते हैं। और जो राजनीतिक दल है वो जो उम्मीदवारों का चयन करती है तो वहां की आबादी को देखकर, जातीय आधार पर आबादी को देखकर ही करती है। यह बिहार का एक दुर्भाग्य है, एक कड़वा सच है कि जातिगत आधार। इस बार जो नया हुआ भारतीय जनता पार्टी हो या लोगों ने कोशिश ये की, क्योंकि लालू यादव का जो MY कॉम्बिनेशन, मुस्लिम एंड यादव, आपको जानकारी में होगी ही, लगभग 30% वहां मुस्लिम मतदाता है, 27 पॉइंट कुछ है कुछ। तो लालू यादव ने वो जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, जो माइल कॉम्बिनेशन करके जो कुख्यात हुआ, उसको लेकर के आगे बढ़े। 15 साल उन्होंने राज किया, ये सामने है। और अब जो है एक भारतीय जनता पार्टी का या संघ का एक एजेंडा है, जिसको आप बौद्धिक आधार पर चाहे जो भी स्वरूप दीजिए, जो भी चिन्हित करिए, एक सच्चाई है कि पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पर इसकी आड़ में एक सांप्रदायिकता का बीज वैसा बोया जा रहा है जो आने वाले दिनों में, जब हम बिहार की बात करते हैं कि जातीयता पीड़ित है, वो सांप्रदायिक पीड़ित हो जाएगा और इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। और यही इस चुनाव में भी हुआ है। जैसे सब कुछ के बावजूद सारी ताकत लगा दी भारतीय जनता पार्टी और संघ ने, वहां नंबर 1 की पार्टी तेजस्वी की पार्टी बन को उभरी, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर आई। मुख्यमंत्री बने, ठीक है, लेकिन यह कड़वा सच सामने है। और उसमें भी बहुत सारी बातें, शायद रिजवी साहब ने कहा चुनाव परिणाम के ऊपर जो फर्क है, अंतर है थोड़े थोड़े वोटों का, वो आश्चर्य भी थोड़ा है, ये कैसे हुआ। अगर उस समय आप अपने संवाददाताओं से पूछेंगे, जो अरविंद जी वहां बताएंगे, तस्दीक करेंगे कि सारी हवा जो है वो एक तरफ थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया लगता है कि वो कुछ और हो गया। तो यह खतरा जो आपने सांप्रदायिकता कही कि बिहार को एक प्रयोग भूमि के रूप में सांप्रदायिकता का लेकर उपयोग किया जा रहा है, जो बहुत ही खतरनाक है। अब वहां जो जातीय आधार पर जो बंटवारा था समाज का, उसको सांप्रदायिक आधार पर बांट के, जैसे फिर दोहरा दूं, लगभग 30% मतदाता हुआ मुस्लिम है, और उसके बाद बैकवर्ड के जो MY के यादव वगैरह जो और है, जिसका लाभ उठाया लालू यादव ने। अब भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता है, आप उनसे बात करेंगे, वो तस्दीक करेंगे सभी कि अब वो लालू का जो फॉर्मूला था उसे हाईजैक करके भारतीय जनता पार्टी, और जो बहुत व्यापक वहां संघ बहुत ही का संगठन बहुत ही मजबूत है, हर जगह फैला हुआ है, उसके आधार पर पूरे बिहार को सांप्रदायिकता के आधार पर बांट करके वो वहां पर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला भी है और आगे भी मिलेगा। नुकसान के तौर पर अगर नीतीश को हुआ तो आप भी जानते हैं नीतीश कुमार की एक अलग छवि है, उनका कोई, वो बहुत लोकप्रिय नेता नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं है, उनकी व्यक्तिगत निजी छवि इतनी साफ सुथरा है कि लोग उनके साथ जाते हैं, उसका लाभ मिलता है। और यही कारण है भारतीय जनता पार्टी इनको तीसरे नंबर की पार्टी रहने के बावजूद, कम सीटें रहने के बावजूद अगर मुख्यमंत्री बनाया है, तो वही कारण है कि उनकी निजी छवि। तो यह अब खतरा जो आप मेन मुद्दा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव का, यह बिहार का जो चुनाव परिणाम आया है और जो गतिविधियां रही, यह भविष्य के लिए अत्यंत ही खतरनाक है। बिहार के संदर्भ में बता रहा हूं। और जिस तरह का उसको प्रयोग भूमि, सांप्रदायिकता के लिए प्रयोग भूमि जो कहा जा रहा है, अब वो कास्टिज्म को रिप्लेस करना चाहते हैं वो कम्युनलिज्म से, ये जान लीजिए। वो जो जातीयता की जगह वो सांप्रदायिकता को ला करके अपनी राजनीतिक चाहत जो है पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है कि उनके पूर्ण बहुमत के अकेले की उनकी सरकार बने, स्थिति ऐसी बने कि उनका मुख्यमंत्री उनका हो। अभी मैंने कहा कि लाचारी में अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, उनकी लाचारी थी, लेकिन उनका लक्ष्य यह है कि जिस तरह आपको थोड़ा सा ये बात होती है हिंदुत्व की और हिंदू राष्ट्र की, दबी जुबान से ही सही है, लेकिन देखिए सन 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, आप ये जानिए। और उनके सामने हिंदू राष्ट्र है ना, इसके लिए हर तरह के प्रयोग, उत्तर प्रदेश की चर्चा अभी हुई और अब बिहार को उसमें सपटना जा रहे हैं। क्योंकि बिहार में क्या है कि एक बार अगर कोई लहर पैदा हो गई, उसमें कोई सफल हो गया, आप तो
जेपी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आपने देखा हुआ बिहार के भूमि से कैसे था। अगर कोई सफल हो गया तो सारी हवा का रुख मोड़ देगा। अभी दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी वहां कोई उस स्तर का नेता नहीं है। कांग्रेस को नुकसान हुआ चूंकि कांग्रेस का भी कोई नेता वहां नेतृत्व नहीं है। ये कारण है। लालू यादव जेल में है, लेकिन तेजस्वी एक नया 30 साल का लड़का, लोगों ने उसमें विश्वास पैदा किया। मैं अरविंद जी को सुन रहा था, बिल्कुल सही कहा। गांव देहात में जाइए, चौपालों में जाइए, चर्चा क्या हो रही थी? तेजस्वी यादव की चर्चा हो रही थी। परिणाम कुछ दूसरा हो गया। हालांकि नंबर 1 की पार्टी वो बने, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा झोल है जो कुछ दिनों के बाद बात सामने आएगी, है ना। लेकिन असल में इसको मैं समय विश्वास से करूंगा कि बिहार को जो प्रयोग भूमि भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग बना रहे हैं, वह जातीयता को रिप्लेस करना चाहते हैं सांप्रदायिकता से। और लालू यादव का जो फॉर्मूला था, एमओआई का फॉर्मूला भाई का, उसे हाईजैक करके भारतीय जनता पार्टी को इस रूप में स्थापित करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में वह एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो और उनका मुख्यमंत्री हो। और 1925 की मैंने जो चर्चा की, उनको जो भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिंदू राष्ट्र 100 साल पूरे हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज योगी आदित्यनाथ का उदय और जो टोन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चुनाव प्रचार के दौरान जो भाषण दिए, उन्होंने भी, मैंने पूरी क्षमा के साथ, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इशारे में क्या स्पष्ट रूप से वहां उन्होंने सांप्रदायिकता को चिन्हित किया। क्या नाम दिला। तो संतोष जी, यह बहुत दुर्भाग्य। जी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं अम्बरीश को इसलिए यहाँ लाना चाहता हूँ कि आप समअप करें, इसके अगले उसमें करें। मैं अम्बरीश जी से ये पूछना चाहता हूँ, तो अभी 1.5 साल बचा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। बिहार का चुनाव खत्म हुआ है, और क्या जाति मिटी तो नहीं कहीं पे, लेकिन जातीय गणित का मुकाबला सांप्रदायिकता से हो सकता है, जैसा विनोद जी कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आप क्या देख रहे हैं, किस तरह के क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश का असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ता है, राजस्थान पर भी पड़ता है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा? देखिए, पहले एक लाइन मैं बिहार पे भी कह दूंगा, जो अभी इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर के। नीतीश कुमार को इसलिए नहीं वोट मिला कि वो भले आदमी थे, विकास का एजेंडा था। उनके साथ अति पिछड़ी जातियों का एक अम्ब्रेला है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सांप्रदायिकता से ही नहीं काम करती है, वो जातियों की गोलबंदी भी करती है। अगड़ी जातियों की बड़ी गोलबंदी हुई है, ये लोग भूल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग तो लिखते रहे हैं कि योगी की बात हो रही, 4 साल 11 महीने वो होते हैं राजपूत, 1 महीना जब चुनाव होता है तो वो हिंदू हो जाते हैं। तो यहाँ जातियों की जो गोलबंदी है वो यहाँ भी चलेगी और बिहार में भी चलिए। पहला फेज जो बिहार का है वो सीधे सीधे देखिए, उसमें जातीयता और सांप्रदायिकता दोनों किनारे हुई। माई को समीकरण छोड़िए, उसमें अगड़ी जातियों का भी वोट तेजस्वी को मिला। बाद के फेज में कहीं कहीं ध्रुवीकरण हुआ है। और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं कि जातीयता खत्म हो जाएगी, पर भारतीय जनता पार्टी ने एक जातियों का जो अम्ब्रेला बनाया उसका फायदा बहुत तगड़ा मिलता है उसको। पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां भारतीय जनता पार्टी के भी साथ खड़ी हैं। और आप ध्यान से देखिए, दोनों यहाँ वहां उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए या यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जो बनाए गए, ये जातियों का ही एक समीकरण था। तो जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की है वो भी इसके साथ चलती है। सिर्फ सांप्रदायिकता से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए ये हो नहीं सकता है, ये होने वाला नहीं है। इसलिए जातियों का सारा समीकरण बिहार में भी बनाने का प्रयास हुआ और उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहा है। जो समाजवादी पार्टी अगर थोड़ा सा नाकाम हुई इसी वजह से हुई, वो सिर्फ अहीरों पे, मुसलमानों पे ज्यादा बेस कर गई। अति पिछड़ी तमाम जातियों को उसने वो अम्ब्रेला नहीं बनाया जिसकी जरूरत थी, जो मुलायम सिंह भी बनाते थे, काशीराम भी बनाते थे। तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति में पहले की अपेक्षा बदलाव आएगा और जातियों का वर्चस्व रहा है वो खत्म नहीं होने वाला। जी अरविंद जी, अम्बरीश जी ने जो कहा, आप बाकी जगहों पर भी घूमते हैं, साउथ में भी आप गए हैं, क्या जो अम्बरीश जी ने कहा है, अरविंद जी, आपको लगता है कि ये फार्मूला या ये तरीका सारे देश में इस्तेमाल होगा, या हो सकता है क्या, क्योंकि 22 के बाद 24 में लोकसभा के चुनाव है, इसलिए ये विषय महत्वपूर्ण है कि कौन पार्टी कौन सा रास्ता अपना रही है, कौन सा नहीं अपना रही है, इसको जानने के लिए हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं। अरविंद, आप हमारे साथ हैं क्या? अरविंद सिंह जी? जी सर, मैंने आपकी बात सुनी है सर।
और अमरीश जी जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कह रहे हैं, मैं सहमत हूं उससे सर। मुझे ऐसा लगता है कि जो अगला चुनाव जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का होने जा रहा है, वो चुनाव मुख्य रूप से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में होने जा रहा है जो है, क्योंकि जो बीएसपी है वो काफी ताकतवर होने के बाद भी उसका जो अपना वोट बैंक है वो धीरे धीरे जिस तरह से भाग भटक रहा है और इधर उधर बट रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि तमाम कोशिश करने के बावजूद वो अपना ग्राउंड लूज कर रहा है और ठीक उसी तरह के परिणाम भी आ सकते हैं जो 2007 में आए या 2012 में आए। तो मुझे लग रहा है लेकिन लेकिन अकेले नहीं आएगा, क्योंकि दो अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें 2 सीटों पर कांग्रेस ने भी अच्छा किया। मतलब यह है कि अलग अलग राजनीतिक दल जो अपना कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके बीच में कैसा सामंजस्य बैठता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं सर, पूरे देश भर के संदर्भ में अगर आप दक्षिण की बात करेंगे तो आपने देखा ही है कि आंध्र प्रदेश में जगन एक नई ताकत के तौर पर उभरे हैं, तेलंगाना में एक नई ताकत है, कर्नाटक और केरल में भी स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। तो अभी जो है, जो हिंदी हार्टलैंड जिसको हम बोल रहे हैं, और अगला जो लड़ाई होने जा रही बंगाल में, वो बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई है कि बंगाल में ममता बनर्जी किस तरीके से अपने समीकरणों को अपने पक्ष में रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे याद आता है महाश्वेता जी ने मुझे एक बात कही थी बंगाल के संदर्भ में, और आपका तो बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश तीनों का बड़ा तजुर्बा है। उन्होंने कहा था कि बंगाल में वही लीड करेगा और नेतृत्व करेगा जो दिल्ली से लड़ता हुआ नजर आएगा जो है। और फिर उन्होंने कहा कि वामपंथी जब तक दिल्ली से लड़ते रहे तब तक वो लगातार बंगाल को लीड करते रहे, और जब उन्होंने यूपीए से हाथ मिला करके और ये संकेत दे दिया कि नहीं अब तो ये भी हाथ मिला चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस समय जो अगला जो है फोकस सबसे ज्यादा बंगाल जो है इनका बीजेपी का होने जा रहा है। और उसका क्या नतीजा होता है इस पर आने वाले समय की विपक्षी राजनीति भी केंद्रित होगी। और जो गठबंधन जो है, देखिए आने वाले समय में सर 2 ही गठबंधनों की लड़ाई होनी है जो है, एक जो भाजपा का गठबंधन होगा, दूसरा कांग्रेस का गठबंधन जो है। कांग्रेस बहुत कमजोर हो जाने के बाद भी अगर आप राष्ट्रीय राजनीति में बात करेंगे तो कांग्रेस अप्रासंगिक नहीं हुई है जो है। तो अभी ठीक है लीडरशिप चेंज करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन एक स्थिति बननी है जिसमें गठबंधन खड़ा होना। और मुझे लग रहा है कि वो गठबंधन बंगाल के चुनाव के बाद एक राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन दोनों का खड़ा होगा। और निश्चित तौर पर जो आपने कहा बिहार में जो संकेत आए हैं, सांप्रदायिकता एक ऐसा मुद्दा है। और विनोद जी ने भी जो कहा सर कि 2025 में संघ के 100 साल हो रहे हैं, देखिए संघ क्या काम करता है वो जो है लोगों के समझ में आने वाली चीज नहीं। लोगों को समझ में तभी आता है जब बूथ पर उनके लोग दिखाई पड़ते हैं। और हर जगह उन्होंने अपने संगठन का विस्तार किया है, हर तरह के बौद्धिक वर्ग में किया है, उन्होंने किसानों में किया है, उन्होंने अलग अलग समुदायों में किया है। उन्होंने अभी आपने देखा होगा कि मोहन भागवत जी ने कहा कि एनजीओ के बीच में, तो एनजीओ से लेकर के लगभग हर जगह उन्होंने पकड़ बनाई है। जिनका भी कहीं असर है उनके आसपास संघ के लोग आते हैं, उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये आने वाला चुनाव बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। और संभवतः ही इसको आप विचारधारा के स्तर पर जो चुनाव पहले होते रहे 60 के दशक के जो चुनाव थे उससे बिल्कुल अलग हट करके साम दाम दंड भेद हर तरह का दोनों पक्षों के द्वारा उपयोग होगा, ऐसा मुझे लग रहा है सर जी। अरविंद, अगले दौर में हम और बातचीत करेंगे, पर अभी हम जिया रिजवी साहब को बीच में ला करके ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो बातें कही थी और आप दोनों मित्रों ने जो बातें कही, या उसको लेकर के उन्होंने कोई राय बदली है, या वो इस राय के ऊपर कायम है कि चुनाव में सांप्रदायिकता होती है और बाकी समय सांप्रदायिकता नहीं होती है। शायद वो इसलिए कह रहे हैं कि इस समय दंगे देश में नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि लेकिन अगर दंगे होते बढ़ते तो ये एक सिग्नल होता कि हाँ समाज में सांप्रदायिकता बढ़ रही है। पर जिया साहब, इस सारी उठापटक के बीच में मुस्लिम जमात तो बिल्कुल किनारे चली गई है, उसका तो ना सांप्रदायिकता में कोई रोल बढ़ाने में दिखाई दे रहा है। तो आपकी क्या राय है? जो कम्युनिस्ट, हाँ जी भाई बोलिए। एलिमेंट जहाँ पास है, आप भी बता रहे हैं कि वो एक छोटा से तत्व में रहेगा। वो एक इलेक्शन के दौर पे खड़ा होता है। पहले जमाने में इंस्टीट्यूशन थे, खड़े हो जाते थे, रुकते थे, तो वो इतना ब्लेटेंट नहीं था जो अब इतना ब्लेटेंट हो गया है।
पहली चीज। दूसरी चीज है कि सोसाइटी जो अपने नॉर्म्स पर चल रही है, सोसाइटी हमारे कहने से सोसाइटी जो अपने नॉर्म्स पर चल रही है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इलेक्शन के पीरियड में यू गैल्वेनाइज सर्टेन सेक्शन, कितना परसेंट होता है, 30%, 32% लोग आपके साथ चले जाते हैं वो, और फिर इलेक्शन पलट जाता है, बिकॉज देन यू हैव स्प्लिट वोट हो जाते हैं, ओवैसी आ जाएंगे अपना वोट लेके चले जाते हैं, फलाना आ जाएगा वो अपना वोट लेके चला जाएगा। ये बाय हमारे कहना सोसाइटी बाय नाज अभी नहीं हो रही है, तो वो थ्रेड जो है कि दैट कम्युनिज्म विल टेक ओवर द इंडियन सोसाइटी, वो नहीं होने जा रही है। वो आप मेरी बात आप देख लेना, ये तो नहीं हो पाएगी। इलेक्शन के दौर में जरूर चलेगा मुद्दा, ये कहाँ रेलिवेंट रहेगा वो अब देखा जाएगा। बिहार में भी देखिए तो फाइट बड़ी टफ हो गई थी, इतनी ज्यादा नहीं थी, इतना पावर था, नीतीश जी थे और वो थे, बीजेपी का पावर था, फाइनेंशियल पावर थे, और भी पावर थी, मीडिया पावर, हम तो कहते मीडिया पावर भी उनके पास पूरा 100% था। उसके बाद भी कहाँ बात आगे रुके, 125 में रुका ना। अगर जिस तरह आप बोल रहे हो पूरी सोसाइटी बदल को, तो 170 180 सीट मिलनी चाहिए थी उस हालात के अंदर। व्हेन यू हैव एवरी इंस्टीट्यूशन वर्किंग विद यू, के पास जा रहे हैं, हर चीज आपके पास है, तो नहीं पाए ना, तो तभी लोग तो तब भी खड़े हुए। 110 सीट पे आ गई है, और 10-15 सीट पे बड़ा नैरो मार्जिन विक्ट्री है, आप देखिएगा। तो दैट वो इटसेल्फ मुझसे कहता है कि इतने ज्यादा जितना हम फेयर कर रहे हैं कि सोसाइटी पर कम्युनिज्म हावी हो जाएगी, नहीं होगी। जैसे अरविंद ने कहा वो फैजाबाद में रहते हैं, मैं जौनपुर का, अगल बगल के हम लोग हैं, अभी हम आ रहे हैं वहां से, हमने देखा सोसाइटी में कोई ऐसा नहीं आ रहा है। हमारी थ्रेटनिंग वहां को डर वहां लगती है कि जहां पर सोसाइटी में ये एलिमेंट आ जाए, हम एक दूसरे मिलना छोड़ दें, और दूसरे से उनको देखा तो उनको डर बैठने लगा, या हमने देखा तो हमने छोटी वाले को देखा हम डर गए। वो सोसाइटी में नहीं आ पा रहा है, और ये आ नहीं पाएगा। ये नहीं आ पाएगा तो कम्युनिज्म एक लेवल तक जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो आपको ज्यादा लाइफ दिख नहीं रही है जितने दिन अब है। इट हैज अ लॉन्ग लाइफ। अगला इलेक्शन आप देखिए नए समीकरण बनेंगे कि पिछले जमाने नहीं होते थे, अब्दुल कलाम आजाद तो रामपुर से लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे, वहां मुसलमान ज्यादा थे, तो ये तो था नहीं। लेकिन सोसाइटी इतनी ब्लेटेंट नहीं थी उस वक्त। अब जब ब्लेटेंटली हो रहा है, अब काउ स्लॉटर चल रहा है, तो ये हो रहा है, ये सिर्फ ब्लेटेंट पर हमको करना चाहिए था डिस्कशन। जो जा रहे हैं इलेक्टोरल नॉर्म्स जो है वो जो टूट रहे हैं, उसको कैसे बचाया जाए, दैट इज वन इशू। कि हम इतने ज्यादा ब्लेटेंटली कम्युनल क्यों जाएंगे, सोसाइटी को फ्रैगमेंट कर दे, कहा जाएगी सोसाइटी को संभालना है आपको, तो वो दैट इज एरिया व्हिच वी हैव टू वर्क। और इलेक्शन में ये आएगा। देखिए अभी लव जिहाद शुरू हो गया, एक ऑर्डिनेंस आ गया यूपी से, इतने क्यों आई है? बिकॉज अगर ये इतने सक्सेसफुल है, इनका रेडिकल फॉर्मूला जो है सक्सेसफुल है, तो कोई सब इशूज नहीं खड़ेगा, तो वैसे जीत जाते, वैसे जीत जाएंगे। अगर कम्युनल सोसाइटी हो गई है तो फिर जीत जाना चाहिए ना उनको, 100% जीत जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद को जीतना चाहिए था, विराट हिंदू सभा, हिंदू महासभा थी, उसको निकलना चाहिए था इलेक्शन। मेजोरिटी तो हिंदू है भाई हिंदू इस मुल्क में, लेकिन नहीं है। तो एक बहुत बड़ा लेवल ऑफ पॉपुलेशन है जो थिंग्स इन अदर टर्म्स, और इन इंडियन, हम कहते हैं इसको इंडियननेस कहते हैं, वो आई है। तो हमको वो एक पहलू रहेगा इलेक्शन में, हर इलेक्शन में रहेगा। कुछ लोग खड़े होंगे, कुछ लोग फाइट करेंगे, हल्की हल्की पीरियड डाउन जाएगी। कम्युनिज्म ज्यादातर ये चलेगी, ये थोड़ा दिन तो चलेगी, फिर अभी खड़ा होगा, लव ऑर्डिनेंस खड़ा होगा, फिर ये पकड़ेंगे मुसलमान को, ये मुसलमान को पकड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदू क्रिश्चियन फॉर्मूले आए। ये इट कैन बी अ वेरी टेम्पररी फिनोमेना, इट विल नॉट बी अ लॉन्ग फिनोमेना। आप देख लेना मेरे पास आगे नहीं जाएगा ये। इंडियन सोसाइटी रेजिलिएंट है, वो वापस आएगी। अरविंद कहने लगेगा, अब ये रोक ही नहीं सकते, वो बनना है। अरविंद इज एब्सोल्युटली राइट। बिहार के बाद, ये बंगाल के बाद बनेगा, ये बनेगा, लोग फाइट करेंगे। साउथ में नहीं होगा, महाराष्ट्र में नहीं टूटेगा ये, तो कहाँ आएंगे सोसाइटी। लेकिन वो सोसाइटी स्टडी हो रही है, अब उसके खिलाफ खड़ी होगी हर हालत में। आप देखिएगा इंडियन सोसाइटी में अगर नहीं होता तो ऑर्डिनेंस आ जाना। अगर यूपी में उनको क्लियर मेजॉरिटी सब ऑर्डिनेंस आने की जरूरत नहीं थी, तो सीधे वो हिंदू सोसाइटी है, तो आप निकाल ही ले जाओगे। मोदी जी के नाम निकाल सकते इलेक्शन पूरा। तो हम लोग नीड एन ऑर्डिनेंस टू क्रिएट। एक और भी मुद्दा खड़ा हुआ, कम नहीं कर रही है। तो आई एग्री विद अरविंद एब्सोल्युटली कि देखिए फैसलाबाद से बोल रहे हैं हम बगल जाए अयोध्या के, हम लोग आस-पास रहने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई नहीं हो रहा है। सोसाइटी वैसी चल रही है, हिंदू मुसलमान जा रहा, मुसलमान हिंदू जा रहा, शादी वही बिहार में एक सब साथ है। लेकिन ये कुल मिलाकर जी बिल्कुल जिया भाई हम
और आज सोसाइटी खड़ी है, आज भी बोल रहे हैं। तो जिया भाई आपका इंटरनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी आवाज टूट रही है। हाँ, आपकी आवाज टूट रही है, इंटरनेट कहीं आपके यहाँ कनेक्शन में गड़बड़ है। विनोद जी को मैं विनोद जी से मैं ये बात शुरू करना चाहता हूँ। जी विनोद जी, अब मैं आपसे और बाकी सारे मित्रों से इस दौर मतलब अभी मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि अरविंद ने बंगाल का चुनाव हमारे बीच में उसके बारे में बात की, तो क्या बंगाल के चुनाव में किस तरीके के इशू आ सकते हैं और उसके बाद 2024 में किस तरह के इशू आ सकते हैं, और जो अगर जिया भाई का ये कहना है कि सिर्फ 2 ही मोर्चे रहेंगे, एक बीजेपी का और एक दूसरा वाला, चाहे वो यूपीए कहें या कांग्रेस का कहें, तो आपको क्या लगता है कि कुल मिलाकर के देश की स्थिति क्या होगी? कटुता बढ़ेगी या कटुता नहीं बढ़ेगी? देखिए, आपने बंगाल का पूछा सूरज। देखिए, हर प्रदेश का चुनावी चरित्र अलग अलग होता है। जैसे बिहार का बिल्कुल अलग, उत्तर प्रदेश का अलग था, और बंगाल का भी चुनावी चरित्र जो है बिल्कुल पृथक है। अभी आपने देखा होगा वहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और उनको लाभ भी मिला है, पिछले चुनाव में लाभ मिला, लाभ मिल रहा है, उनके बढ़ गए। लेकिन वहां पर ममता बनर्जी के रूप में एक ऐसी नेता वहां मौजूद है और सत्ता में है जो इस सबों का काट उनके पास है। और बंगाल में जो मुद्दा होता है वहां उन्होंने उठा दिया है, वो बिल्कुल सांप्रदायिक आधार पर, जो हम चर्चा करते हैं, ममता बनर्जी ने भी उसी को मुद्दे को उठाकर उसे भुलाना चाह रही है, और थोड़ा वहां पर बाहरी और भीतरी का मुद्दा भी आ गया है। ममता बनर्जी के भाषण में, जो कल का उनका भाषण था, तो उससे स्पष्ट है कि वहां जो चुनाव होगा वो एक स्थानीय और बाहरी के साथ साथ बिल्कुल वहां भी सांप्रदायिक आधार पर वो होने जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये है, वह इस शब्द को, सांप्रदायिकता शब्द को कभी भी वो विलीन नहीं होने देगी, इसे वो हवा देती रहेगी एक लहर के रूप में। क्योंकि उसका लक्ष्य जो है, आपको, हमें सभी जितने मित्र हैं सभी को पता है कि उनका लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह उनकी मजबूरी है कि सांप्रदायिकता की लहर को जहां तक संभव हो सके स्थानीय परिवेश में भी उसको लपेटते हुए उसको हवा दी जाए, और यही बंगाल में होगा। लेकिन और ममता बनर्जी इसे भाप गई है, तो ममता बनर्जी ने जो स्थानीय का जो मुद्दा उठाकर वहां रखा हुआ है, विकास तो अपनी जगह के, चुनाव में विकास वो सब अलग हो जाता है, वो सिर्फ इलेक्शन मैनिफेस्टो के लिए, घोषणा पत्र के लिए क्या कर सकते हैं। वहां पर जो मतदान फिर जो होगा स्थानीय और बाहरी के मुद्दे पर होगा, और जिस प्रकार वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्रभारी नियुक्त किए हैं, अब ठीक है वो आक्रामक हैं, अब जैसे मैं नाम ले लूं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने फल भी, उनके परिणाम भी अच्छे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर भी पैदा की वहां पर। लेकिन उनकी जो आक्रामकता है वह ममता बनर्जी की आक्रामकता के सामने फीकी पड़ जाती है। ममता बनर्जी एक स्थानीय नेता के रूप में उनको जो पहचान बनी हुई है, एक जुझारू नेता के रूप में उनकी जो पहचान है, और एक बहुत बड़ा वर्ग, फिर मैं स्थानीय की बात कर रहा हूं, जो स्थानीय वहां पर है जिसमें युवा ताकत भी है, वो ममता बनर्जी के साथ है, महिलाएं तो है भी, इसलिए उन्हें चुनौती देना आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, कोशिश कर भी रही है, उससे सुपरिणाम भी मिले हैं, लेकिन ममता बनर्जी है। भारतीय जनता पार्टी के पास वहां स्थानीय स्तर पर वैसे नेता मौजूद नहीं है जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके। कुछ नाम सामने आते हैं, वो लोग, उन पर आक्रमण होते हैं, सब होते हैं, उनको प्रचार मिल जाता है, लेकिन ममता बनर्जी को चुनौती देने वाला कोई भारतीय जनता पार्टी के पास स्थानीय नेता उस स्तर का मौजूद नहीं है। इसलिए वहां चुनाव परिणाम जो होंगे वो बहुत आश्चर्यजनक नहीं होने जा रहे हैं। चुनाव परिणाम सामने है। अब वैसे हम लोग बिहार के संदर्भ में हम लोग चर्चा शुरू की, अब जो बिहार में जो हुआ, अगर बंगाल में भी वही हो जाए तब कुछ कहना मुश्किल है, और आजकल तो कुछ भी भविष्यवाणी मुश्किल है, पता ही आपको। इसलिए, लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि बंगाल में ममता बनर्जी के सामने कोई भारतीय जनता पार्टी वैसे नेता को खड़ा नहीं कर पाई है या खड़ा करने में सफल नहीं हो पाई है जो उन्हें चुनौती दे सके। अमरीश जी,
विनोद जी ने जो देखिए, कहा, उत्तर प्रदेश के बाद कोई एक राज्य बताइए जहां भाजपा की लहर आई हो। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद कोई एक राज्य बता दीजिए जहां एक तरफा भाजपा जीत के आई हो, पूर्ण ताकत में आई हो। मध्य प्रदेश भी अब दोबारा की बात अलग है, लेकिन पूरी ताकत से भाजपा, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आप लाइन से देखिए, तो वो चुनाव एक तरफा उस तरीके से नहीं रहा। जहां तक बंगाल की बात है, हाँ, बंगाल की बात है, मैं इसलिए थोड़ा गंभीर हूं क्योंकि 3% लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3% का फर्क बचा था ममता बनर्जी और उस पर दूसरे। वहां तिकोना मुकाबला होगा, कांग्रेस और लेफ्ट एक तरफ, ममता एक तरफ और भाजपा, तो उसमें भाजपा को फायदा अगर मिल जाए तो हैरान नहीं होना चाहिए। ये मेरा कहना है अरविंद जी, कि भारतीय जी, हाँ जी, कुछ अरविंद जी की बात से मतलब ये बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समय लहर ऐसा सच करके कुछ के नहीं रहा। अब यही उनका कोशिश उनकी यही है, और उस लहर को वो सांप्रदायिकता, हिंदुत्व के आधार पर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि मैं फिर बता रहा हूं, ये उनका लक्ष्य कुछ और है। और संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अगर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया था, उनको उम्मीदवार बनाया था, तो उस समय जो लक्ष्य था वो लक्ष्य आज खत्म नहीं हुआ है, उसी लक्ष्य पर वो चल रहे हैं। और नागपुर में हूं, और जो संघ के लोग हैं उनसे बातचीत होती रहती है। वो क्या चाहते हैं सामने है, उनको वो हिंदू राष्ट्रवाद चाहिए किसी भी कीमत पर। आप उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर योगी आदित्यनाथ को क्यों लाया गया, अरे एक भगवाधारी सत्ता की कुर्सी पर बैठा हो गया हिंदू राष्ट्र, और यह वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। विनोद जी, वो आरएसएस के नहीं है योगी आदित्यनाथ, ये ध्यान रखिएगा, वो आरएसएस के व्यक्ति नहीं रहे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरएसएस के लोग, मैंने कहा एक भगवाधारी अगर जिस दिन सत्ता सिंहासन पर बैठता है, वो जो संदेश देना चाह रहा है आरएसएस वो पूरा हो गया। और 2025 का, मैं फिर दोहरा रहा हूं, 2025 का लक्ष्य उनके सामने है। भारतीय राजनीति में अरविंद जी, संतोष जी, मेरे मित्र सभी, अम्बरीश जी, समझिए भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा उथल पुथल 2025 के पहले होने जा रहा है। मोदी जी के रिटायरमेंट से पहले आप कह रहे हैं, क्योंकि 2025 में ही भागवत तो मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे। 2025 ही है वो तारीख। हाँ, भागवत भी रिटायर होने वाले हैं, मोदी भी। अच्छा, वो मुझे जानकारी नहीं थी। मैं अपने मित्रों से बातचीत, प्लस मुझे जानकारी मिली है कि 100 साल पूरे होने पे भागवत जी भी छोड़ेंगे, और मोदी जी भी हो सकता है सामाजिक काम में जाएं, राजनीति, सक्रिय राजनीति से, जो उनका नियम बना हुआ है 75 साल वाला, 77 बिल्कुल वाला। तो ये मेरा कहना है। तो अम्बरीश, आप ये कहना बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, ये संभव है। अम्बरीश, आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जी फिर अगले देश के नेता होंगे, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? हो सकता है। लोग और भाजपा और आरएसएस मिलकर के इस प्रोजेक्ट तो यही कर रही है। अब लोकसभा, आंध्र प्रदेश में देख रहा हूं, वहां भी जा रहे हैं चुनाव के लिए, छोटे चुनाव में भेजे जा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि उनके सामने दूसरे मोदी के रूप में योगी ही न हो, ऐसा हो सकता है जी। तब संतोष जी, मैं जस्ट एक लाइटर वेन में, अगर योगी प्रधानमंत्री बनते, अगर जैसा कि कहा उन्होंने अम्बरीश जी ने, तो एक भगवाधारी जिस दिन प्रधानमंत्री के कुर्सी बैठेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का लक्ष्य पूरा हो गया, हिंदू राष्ट्र हो गया, वो तो यही प्रचारित करेंगे। जिस दिन एक भगवाधारी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, उनका एक लक्ष्य, एक कदम आगे वो बढ़ करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। फिर आगे की उनकी योजना है, बहुत बड़ी योजनाएं हैं, क्योंकि उनके सामने हम आप बौद्धिक स्तर पर चाहे जो विरोध कर ले, देश का समाज भी चाहे विरोध कर ले, लेकिन आरएसएस का जो लक्ष्य सामने हिंदू राष्ट्रवाद का है, हिंदू राष्ट्र का है, उससे त्यागा नहीं है। जिस दिन वो त्यागेगा, आरएसएस खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वो जानता है इस बात को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब अमेरिका में उनके मित्र नहीं है और चीन सामने है, ऐसे में जो हिंदू राष्ट्र की बात है वो इतनी आसान नहीं है। पहले नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। ये करेंगे, ये अम्बरीश जी ये प्रयास करेंगे, लेकिन अब ये तो कहीं भी कोई भी नोट कर सकता है, हिंदुस्तान में या भारत में, इंडिया में हिंदू राष्ट्र ऐसा सच करके कभी नहीं होगा। यह हमारा समाज वैसा नहीं है, कोई संभव ही नहीं है। आप उसको चुनाव लड़ते रहिए, हवा बनाते रहिए, लोगों को भ्रमित करते रहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र या कोई भी ये सांप्रदायिक आधार पर किसी राष्ट्र की स्थापना
भारत में नहीं संभव है। अरविंद जी, जी आपने सर। आपने हमारे दोनों साथियों की बातचीत सुनी और आपने राज्यसभा में रहते हुए संविधान के ऊपर आप और संविधान के ऊपर एक बड़ी सीरीज, आपके जो पहले संपादक थे राजेश जी बादल, जी उन्होंने बिल्कुल। काफी कुछ किया था। हाँ, तो संविधान को देखते हुए ये जो चर्चा हमारी हो रही है, ये कुछ हम ज्यादा मनोविनोद तो नहीं कर रहे हैं, या हम ये मान रहे हैं कि संविधान भी इस बीच में बदला जा सकता है, इसी सर जी विनोद जी। विनोद जी की थ्योरी को सामने रख करके? नहीं नहीं बिल्कुल, बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं सर, देखिए संविधान को बदला जाना मतलब संविधान में संशोधन होना कुछ मुद्दों को लेकर के, वो तो एक अलग बात है, उसकी प्रक्रिया तो बहुत लंबे समय से चल ही रही है। लेकिन जो जिस खतरे की ओर विनोद जी ने इंगित किया है या अमरीश जी जो इंगित कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि जो संविधान इस बात की कोई इजाजत देगा कि उसके मूल रूप को कहीं बदलने की कोशिश तो बहुत सारी चीजों पर हो रही है, लगातार हो रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस बीच में मोदी जी का फोकस संविधान को बदलने पर नहीं है, बल्कि संविधान को, और अभी जो गांधीनगर में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 2 दिन हुआ है, वो उसका केंद्र बिंदु संविधान ही रहा है, क्योंकि संविधान के जी मैं समझ इकहत्तर साल हो गए, 71वां साल में। तो ये था कि संविधान में बात उठी है कि क्या तीनों संस्थाओं के बीच में, उसमें मीडिया पे चर्चा नहीं हुई, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि मीडिया भी एक चौथा स्तंभ है, चौथे स्तंभ पे कोई चर्चा नहीं। तीनों स्तंभों को लेकर के बड़े गहन चर्चा हुई, और उसमें राष्ट्रपति जी ने जो एक बात उठाई है उस पर चर्चा भी शुरू हो गई, उपराष्ट्रपति ने भी जो बात कही उस पर उन्होंने कहा कि इसमें विपक्ष सबसे महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सत्ता पक्ष है जो। तो अगर आपने देखा होगा पिछले 2-3 वर्षों से जो संसद का जो स्वरूप आया है सामने, उसमें जून 2019 के संसद सत्र को अगर आप छोड़ दीजिए, तो एक तरह से सिंबॉलिक ही रहा, क्योंकि कोरोना के बाद ये जो इस साल की बात हम कर रहे हैं, संसद सबसे कम दिन चली है। जो संसद जो है करीब करीब 250 दिन तक चल जाती रही होगी, वो अब 60 दिन भी नहीं चल रही है। तो ये बात कहना कि जो बहस मुबाहिसा और संविधान, भी आपने देखा ही होगा कि जो विधेयक पारित हुए हैं जिस तरह से 10 दिन में, उसमें से एक मैंने खासतौर पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो विधेयक है उनको लेकर के पूरे देश का किसान आंदोलित है। ठीक है, लोगों को ये लग रहा होगा कभी पंजाब हरियाणा ही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हम लोगों के यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े गांवों में भी इस बात को लेके हो रहा है कि इन 3 विधेयकों को लाने की क्या जरूरत थी, और सामान्य किसान भी इस बात को जान रहा है कि ये कॉर्पोरेट के लिए लाया जा रहा है जो है। और जहां विनोद जी बैठे हुए हैं नागपुर का, तो इलाका ही किसान आंदोलन और शेतकरी संगठन का एक महत्वपूर्ण इलाका है, वहां बहुत जागरूक है किसान। जो पिछड़ा इलाका है वहां भी किसान उस तरह से भले न खड़े हों। तो मुझे लग रहा है सर कि ये सारी बातें तो अपने साथ हैं, अगला जो चुनाव है उसमें किसान भी एक बड़ा कोण होगा। और जिस तरीके से पूरा का पूरा पिछले 4-5 सालों में खेती बाड़ी की जो स्थिति बदली है, देखिए अब कोरोना आ गया, लोगों को ये सबको पता है कि जो दोगुना आय बढ़ानी थी किसानों की वो संभव नहीं लग पा रही है। हाँ, किसान जरूर कोरोना संकट में एक सबसे बड़ा जो है कोरोना वॉरियर के तौर पर उभरा है। तो कृषि संकट का एक सवाल जो है आने वाले चुनाव में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा। और अभी आपने देखा ही होगा सर कि टीआरएस जैसी पार्टी, जो कि लगातार महत्वपूर्ण मौकों पर जो है मोदी जी के साथ रही, वो इस बार साथ नहीं थी। यहाँ तक कि जो बीजेडी ने भी साथ नहीं दिया उनको इस मुद्दे पर, और बाकी लोग बाहर गए, बाहर रहते हुए अपोजिशन बाहर था तो ये विधेयक पारित हो गए। तो मुझे लग रहा है सर कि ये जो सवाल जो विनोद जी ने और जो अमरीश जी जो बात कर रहे हैं, इसमें मुझे ये लग रहा है कि बंगाल के चुनाव के बाद एक नए सिरे का ध्रुवीकरण होना है। और मुझे अडवाणी जी ने एक बात कही थी, उनकी जो दूसरी रथ यात्रा चल रही थी, जो प्रधानमंत्री थे, तो एक मैंने इंटरव्यू किया उनका, तो उन्होंने उदयपुर में मुझे कहा था कि आने वाले समय, आने वाला जो राजनीति धुरी है, उसमें 2 राष्ट्रीय दलों के बीच तय करना पड़ेगा क्षेत्रीय दलों को कि उनको कांग्रेस के साथ रहना है या बीजेपी के साथ रहना है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कांग्रेस के साथ हो या, लेकिन केरल में एक गठबंधन बना हुआ है अगर आप देखेंगे, बंगाल का भी एक गठबंधन बहुत ही सफल रहा। तो लड़ाई तो गठबंधन के बीच ही होनी है, वो अब एनडीए को भी ये तय करना होगा, क्योंकि उसके बहुत सारे साथी बिखर रहे हैं। आपने देखा होगा राज्यसभा के इस बीच में इस्तीफे दिला करके नए लोगों को लाया गया है। यहाँ तक कि बोडोलैंड जो कि उनके साथी रहा है, उनको भी तोड़ दिया गया राज्यसभा में।
तो जिस तरह की चीजें बदल रही हैं और जिस तरह के समीकरण बदल रहे हैं, उसमें भी अपर हाउस का अमरीश जी लखनऊ में है, आप पूछिए कि अभी भी अपर हाउस जो यूपी असेंबली के बाद जो यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें अभी भाजपा को एक कंफर्टेबल पोजीशन में ले आने में काफी समय आना है। तो संविधान की जो संरचना हुई है कि अगर आप चाहेंगे कि आपके पास एक हाउस है, अगर बहुत ताकतवर भी है, तो उससे अभी नहीं, अभी अभी तो कांटे का मुकाबला राज्यसभा में है सर। तो आप कैसे बदलेंगे? कोई संविधान भी बदलना होगा तो आपको दोनों दोनों हाउस आपके बिल्कुल एक तरफ होना चाहिए। और आप ये देख लीजिए सर कि अपोजिशन जो है सबसे ज्यादा बहुत लंबे समय तक जो है अपोजिशन का बहुमत रहा है राज्यसभा में, और अभी भी अपोजिशन कमजोर नहीं है, 19-20 वाली बात है अभी। तो मुझे लग रहा है कि कितनी भी कोशिश हो जाए तो संविधान को बदलने की बात जो है वो सोची तो जा सकती है, लेकिन संविधान बनाने वालों ने इस तरह से चारों तरफ से घेरा हुआ है और 3 जो संस्थाएं खड़ी की हुई हैं, उसमें ऐसा संभव नहीं लग रहा है कि इस संविधान में कोई मूलभूत बदलाव लाया जाए, ऐसा मुझे लगता है सर। बाकी आप तीनों लोग बड़े विद्वान और अनुभवी हैं, आप इस मामले में क्या जिया कहेंगे? जी जिया जी भाई हमारे साथ हैं या सिग्नल उनका जी। सपोर्ट नहीं कर पाया हमें? क्या जिया रिजवी साथ हैं? शायद नहीं है। तो विनोद जी, मैं इस प्रोग्राम को इस नोट के ऊपर समाप्त करता हूं कि देश, मेरा ये मानना है कि कोशिश चाहे जितनी हो, और आपने जो आखिरी वक्तव्य दिया और जिस तरीके से अरविंद ने कहा, उससे मुझे लगता है कि किसी कीमत पर 100% लोग तो सांप्रदायिक नहीं हो सकते। और एक मोटी जानकारी के हिसाब से लोग अलग अलग तरह से सर्वे करते हैं कि 18 से लेके 20% ऐसे हैं जो हार्ड कोर, जिन्हें आप सांप्रदायिक कह सकते हैं, पर उसके मुकाबले 80% बहुत बड़ी संख्या है, बशर्ते ये 80% संगठित हो जाए। ठीक उसी तरह जैसे गांव में कहते हैं कि 4 शोहदे होते हैं जो पूरे गांव को हिलाए रखते हैं, जबकि 90% लोग, 94-95% लोग उनके खिलाफ होते हैं, पर वो चूंकि बोलते नहीं है, इसलिए वो जो 4 शोधे हैं वो पूरे गांव की जान आफत में डाले रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बदलाव होंगे, लेकिन बुनियादी सवाल जिनके ऊपर, जो मैंने शुरू में निवेदन किया था कि आप लोग जरा उसको भी सोचें कि सांप्रदायिक सवाल प्रमुख रहेंगे या बुनियादी सवाल प्रमुख रहेंगे, इसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे पाए। अगली चर्चा में इसके ऊपर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है कि इस देश के बुनियादी सवाल, भूख के, प्यास के, आंसू के, बीमारी के, शिक्षा के, ये सारे सवाल क्या लोगों को अब प्रमुख नहीं लगते? पर ये चर्चा आगे के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रहे और आपने एक थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन किया, और मैं ये आशा भी रखूंगा, अनुरोध भी करूंगा आप सबसे कि आप सब लोग चाहे जिस चैनल पे जाएं, जहां जाएं, एक देश में बुनियादी सवालों के ऊपर बातचीत भी होनी बंद हो गई है। तो आप चारों लोग समझदार लोग हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं। आप लोग देश के बुनियादी सवालों के ऊपर जरूर अपनी किसी भी चर्चा में राय रखें, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। तो विनोद जी, आपको धन्यवाद। अमरीश, आपको बहुत धन्यवाद, आप जल्दी में मेरे एक बार कहने पे आ गए। अरविंद, आपको भी बहुत धन्यवाद, आपने काफी थॉट प्रोवोकिंग बात की। और जिया भाई का नेट साथ नहीं दे पाया, लेकिन जिया भाई जो कह रहे थे उसमें दम है, और मानना चाहिए कि ऐसा ही होगा कि इस देश में सोसाइटी पूरी तरह सांप्रदायिक कभी हो ही नहीं सकती, जो मैं उनके बात का लबोलबाब समझाऊं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर जल्दी ही मिलेंगे ऐसी किसी थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन में। नमस्कार।